पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर आपदा प्रबंधन समिति ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। जिले में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, लोगों से घर पर होली मनाने की अपील की। कोविड वैक्सीनेशन के 2 डोज के बाद भी जिले के एक पंचायत के सचिव मिले पॉजिटिव, जिला अस्पताल के आईसीयू में चल रहा इलाज। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच कोविड वैक्सीन का स्टॉक हुआ सीमित, बुधवार तक वैक्सीन की आएगी अगली खेप। जिले के 2562 आयकरदाता किसानों ने लिया पीएम सम्मान निधि का अनुचित लाभ, 1.5 करोड़ रुपए वापस करने शासन ने जारी किया नोटिस। जमीन खरीदी बिक्री से राजस्व वसूली के मामले में जिले में टूटे पिछले पूरे रिकॉर्ड, 55 करोड़ 90 लाख रुपए की हुई आय। और नगरपालिका के 3 स्टार और 4 स्टार अवार्ड योजना पर पलिता लगा रहा बस स्टैंड स्थित मुल्ला स्मृति गार्डन बना कचरा घर। कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद भी जिले के एक पंचायत के सचिव रविवार को पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। दूरभाष पर पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान पॉजिटिव हुए सचिव ने बताया कि 4 दिन पहले ही उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगा था। इसके बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। कोरोना के लक्षण होने पर जांच सैंपल लिए गए। रविवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्थिति थोड़ी खराब होने पर उन्हें तत्काल जिला अस्पताल स्थित आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि चाहे आपको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हो, लेकिन आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का भी उपयोग पूरी तरह से करें। पश्चिम बंगाल में 17 मार्च से आयोजित की गई 30वीं स्ट्रीट वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बालाघाट की खिलाड़ी निशा सिंह ने दूसरा रैंक हासिल कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। आपको बताएं कि यह चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप है, जिसमें बालाघाट जिले से करीब आधा दर्जन खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां विभिन्न वर्ग में चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें निशा सिंह ने दूसरा रैंक हासिल किया है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान खिलाड़ी निशा सिंह ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि 17 मार्च से 20 मार्च तक नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के लिए मेरे द्वारा काफ़ी तैयारी की गई, जिसमें प्रशिक्षकों का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि वह अपने देश के लिए पदक हासिल करना चाहती है। केंद्र शासन के द्वारा किसानों को आर्थिक मदद करने की दृष्टि से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिले के 2562 आयकरदाता अपात्र किसानों ने सेंध मारने की कोशिश की, पर जांच में हुए खुलासे के बाद कुछ किसानों ने राशि वापस करना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार बालाघाट जिले के भीतर 3 लाख किसानों का पंजीयन प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए किया गया है, जिसमें से 2,96,000 किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। सम्मान निधि का लाभ लेने से पहले शासन के द्वारा लाख दुहाई दी गई कि अगर आप आयकर दाता है तो आप इस निधि का लाभ नहीं ले सकते। बावजूद इसके कि जिले के लगभग 2562 आयकरदाता अपात्र किसानों ने भी इस सम्मान निधि का लाभ ले लिया है, जिसकी राशि 1,53,72,000 रुपए है। जांच में हुए खुलासे के बाद प्रशासन के द्वारा ऐसे किसानों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 24 किसानों के द्वारा लगभग 1,44,000 रुपए राशि वापस कर दी गई और बाकी के किसानों से राशि वापस लिए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिले में लगभग 3 लाख किसानों को हमने इसमें रजिस्टर्ड कर लिया है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,94,000 किसानों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा चुकी है और शेष किसान जो हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं उन्हें अभी अप्रैल के महीने में पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। ऐसे किसान का रजिस्ट्रेशन होता है, आगामी किस्त जब भी आती है तो 2,000 रुपये प्रति किसान के मान से उसके खाते में स्वतः ट्रांसफर हो जाता है पैसा और फिर उसके बाद प्रत्येक 4 माह के अंतराल में जैसे यहाँ से राशि आवंटित की जाती है तो 2,000 रुपये के हिसाब से रजिस्टर्ड किसानों को पैसा मिलता है इसमें लाभ। कुछ अपात्र किसानों को विभाग के द्वारा इसमें चिन्हांकित किया गया है, जिनको पीएम किसान का लाभ मिल चुका है, तो इसके तहत तहसील स्तर से कार्रवाई की जा रही है और अपात्र किसानों के द्वारा डीडी तहसीलों में जमा किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार रविवार को जिले भर में संचालित उत्कृष्ट स्कूल और मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा का विधिवत आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 1759 थी, जिनमें से 1512 परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यह परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई। सुबह 9:45 से 12:15 तक छात्रों ने कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए पर्चा हल किया। वहीं कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन कर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। नगर में इस परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए MLV स्कूल, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, वीरांगना रानी दुर्गावती को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां पर केंद्र अध्यक्षों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न करवाई गई। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के परीक्षा प्रभारी TL गौतम ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश के तहत आयोजन किया गया था, जिसके लिए परीक्षा केंद्र की व्यवस्था करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। वारासुनी नगर के वार्ड नंबर 2 स्थित रिक्शा कॉलोनी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनों में नगर पालिका के प्रति आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने नगर पालिका से नियमित साफ सफाई करवाने की मांग की गई। वार्डवासियों ने बताया कि साफ सफाई की स्थिति बहुत ही बुरी है। नालियों में कचरा भरा रहता है, जिसके कारण पानी निकासी नहीं हो पाती और मच्छरों का प्रकोप बना रहता है। नगर पालिका से वार्डवासियों के द्वारा अनेकों बार नियमित साफ सफाई करने की मांग की गई, लेकिन नगर पालिका किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही। सफाई हो नहीं रही है बिल्कुल भी। 4-8 दिन में सफाई नहीं होती है। हम लोग घर के सामने से खुद सफा करते हैं नाली को, उसके बाद कचरा जो निकालते हैं वो उठाने के लिए कोई वाहन नगर पालिका का आता नहीं है, और ये नाली सफा नहीं होने के पानी जाम हो जाता है। उस वजह से मच्छरों की संख्या और संक्रमण बच्चों में गंदगी बहुत होती है। जैसे इधर कचरा गाड़ी नहीं आती क्या? हाँ जी, नहीं आती सर। तो इसके लिए शिकायत किए थे किसी को अपन? शिकायत पार्षद महोदय से किए थे, वो भी कोई विशेष ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो अभी किस प्रकार की समस्या झेलनी पड़ी? समस्या सर वही है कि नगर पालिका आए यहाँ पर, नाली में सफा करे 8-8 दिनों में, जो कचरा निकलता है उसको लेके गया नगर पालिका वहाँ पे। समस्या बनी हुई है आपके? यही नली साफ नहीं हो रही है, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, कभी सांप भी ऐसे अंदर चले जाता है, बदबू भी आती है, मच्छर काटते हैं, खूब मच्छर होते हैं। इसके कारण सामने भी है पीछे भी है, साफ नहीं करते तो नहीं करे हैं अभी तो। क्या मांग करते हैं आप? यही कि साफ कर देना चाहिए आकर। कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये 2-1 साल हो गया बना है तो तब साफ से भी नहीं करें। दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि नगर में लगातार साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। उक्त स्थान पर जहां गंदगी बनी हुई है, वहां का निरीक्षण कर साफ सफाई करवा दी जाएगी। लालबरा के ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा स्थित गार्डन में 21 मार्च को फोटोग्राफर एसोसिएशन लालबरा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित फोटोग्राफरों के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर आवश्यक चर्चाएं की गई एवं बढ़ती महंगाई को देखते हुए फोटोग्राफी में 20% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। पद्मेश 24/7 से चर्चा में फोटोग्राफर कृष्णा देशकर ने बताया कि वर्तमान में सभी वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन कई सालों से फोटोग्राफी का रेट नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से फोटोग्राफरों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा बैठक में फोटोग्राफी के रेट में सर्वसहमति से 20% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य बिंदु ये है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है, मैं 23 साल से लालबरा में फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, आज तक के रेट नहीं बढ़ा है। छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, जैसे पासपोर्ट फ़ोटो है, हम 23 साल पहले भी 35 रुपये की 8 फ़ोटो दिया करते थे और आज 40 रुपये की 12 पासपोर्ट दे रहे हैं। कोई अंतर नहीं हुआ है, रेट बढ़े नहीं है और महंगाई 10 गुना बढ़ गई है। तो पहली बार हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमारे भी सामानों के रेट बढ़ जाए, फोटोग्राफी में फ़ोटो के रेट बढ़ जाए, तो रेट में बढ़ोतरी करें आप लोग। शहर के बस स्टैंड स्थित दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला साहब की स्मृति में बनाया गया उद्यान नगर पालिका की अनदेखी की वजह से उजाड़ हो गया है। अब वह लोगों के लिए कचरा घर और शराबियों के लिए जाम छलकाने का अड्डा बन गया है। यह बात उस समय और ज़्यादा आश्चर्य में डाल देने वाली लगती है जब नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी 2 घंटा प्रतिदिन श्रमदान करने का दावा करते हैं। यही नहीं, 3 स्टार और 4 स्टार श्रेणी में आने के लिए दावेदारी ठोकते हैं। बालाघाट को डबल ODF+ का दर्जा दिलाने के लिए कागजी घोड़े दौड़ाते हैं।
इस गार्डन की दुर्दशा के लिए पहले जिम्मेदार तो नगर पालिका है, बाद में रही सही कसर दिन भर कचरा घर समझने वाले लोग और रात में जाम छलकाने वाले लोग पूरी कर रहे हैं। तभी तो इस विषय पर बड़ी बेबाकी से यात्री और स्थानीय जन यह सब कुछ कहते दिखाई देते हैं। अब यहाँ तो बहुत ही बुरी व्यवस्था है, आप देख ही रहे हो। यहाँ तो कार्यक्रम हुआ है तो भी सब यही जूठा बर्तन सब फेंक के गए। अब ये तो है ही है, तो सामने आपको दिख रहा है। क्या होना चाहिए इसमें? अब इसके लिए क्लीन होना चाहिए। जो स्वच्छ भारत का अभियान मोदी जी चलाए हैं उस पर तो खरा उतरना चाहिए यहाँ के। ये तो है ना सर, केवल मार्क्स के लिए पैसे वसूल रहे, इस पर ध्यान थोड़ी दे रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, दारू पानी चलती है, गांजा पीते रहते हैं यहाँ पर और बदबू मारता दिन भर। नहीं, नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। जिस तरीके से बोल रही है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की बात की जाती है नगर पालिका के द्वारा, यहाँ पे लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या होना चाहिए यहाँ पर बढ़िया अपना नाम से साफ सफाई करके आप अपना नाम से बढ़िया सुरक्षा करना चाहिए यहाँ पर। ये पहले बहुत ज़बरदस्त स्वच्छ गार्डन था, पहले बढ़िया गार्डन था, एक नंबर था। अब ऐसा है कि अब तो दारू पी रहे हैं। यहाँ पे अंडे की दुकान लग गई आजू बाजू, शाम को 6 बजे का पूरे दारू पीने वाले रहते हैं और पूरे चेंगड़ होती है। यहाँ पे लोग आते ही नहीं आते हैं? यहाँ पे क्या अच्छे लोग आने ही पसंद नहीं करते, क्या आएंगे? नगर पालिका के सामने जो दुकानें थी पहले वो भी इधर आ गई है। नगर पालिका के सामने दुकान है, वो जो अंडे दुकान थी वो भी इधर आ गई है। अब वो पूरे दारू पीने वाले रहते हैं यहाँ पे। यानी वही स्थान बन गया, वही स्थान बन गया। गार्डन था, गार्डन बहुत ही गंदा लग रहा है। ये इसको नगर पालिका और यहाँ के अधिकारी लोग ध्यान देते हैं, इसको मतलब साफ सफाई करवाना चाहिए। इसको साफ सफाई करके पब्लिक के लिए मतलब साफ सफाई करके पब्लिक का मतलब रखरखाव रहने के लिए काफ़ी सुविधा होता है। अभी क्या पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर बालाघाट जिले में सतर्कता एवं सावधानी बरती जा रही है। इसी कड़ी में आज 21 मार्च को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या बालाघाट जिले के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि बालाघाट जिले के लोगों का नागपुर, गोंदिया एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक आना जाना होता है। अतः ऐसी स्थिति में हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, जिससे लॉकडाउन जैसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता न पड़े। समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वे सभी लोगों को कोरोना के इस नए संक्रमण के प्रति जागरूक करें और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करवाएं। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सभी लोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन को सहयोग करें और अनावश्यक घर से बाहर न निकले। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही मनाएं। त्यौहार मनाने से किसी को रोका नहीं जाएगा, लेकिन सभी को कोविड गाइडलाइन की सावधानियों का पालन करना होगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर अत्यावश्यक कार्यों से जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। प्रदेश में और हमारे सन्निकट राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसलिए आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आहूत की गई और हमने सभी हमारे सामाजिक संगठन, सभी धर्म के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग से विचार विमर्श किया और स्वप्रेरणा को प्राथमिकता देते हुए जन जागरण चलाकर लोगों में फिर से कोरोना के प्रति सतर्कता लोग बरतें। इस विषय को लेकर चिंतन हुआ है। यह भी तय हुआ है कि जन जागरण के लिए बुधवार को 4 बजे काली पुतली चौक से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को आगाह करेंगे। इसी के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। बैठक के दौरान जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं रहेगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रात्रि 10 बजे दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य और कड़ाई से किया जाएगा। आने वाले समय में होली, गुड फ्राइडे एवं अन्य त्योहारों में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन होगा। होली के दिन अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा और आमजन से अपेक्षा की गई है कि वह रंगों का त्यौहार अपने घर पर ही मनाए। ये डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी। लगातार फ़ोन पर हम लोगों से चर्चा हो रही थी, लेकिन चूंकि आज हमारे सभी जो मेंबर साहिबान थे वो उपस्थित थे, इसलिए आज बैठक रखी गई। बैठक में जो निर्णय है जो हम लोगों ने पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, उन्हीं निर्णयों को रिट्रेट किया गया, उनको पुनः उनको प्रतिस्थापित करने का निर्णय हुआ है।
कोशिश ये की जाए कि लोग मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से सहमति से इस बात को माना है कि आवश्यक है, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस कारण से इसको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। जो बॉर्डर पे जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, ऐसा निर्णय इसमें लिया गया, वैसे भी की जा रही है, इसको और सख्ती से पालन से किया जाएगा। और अन्य जो निर्णय लिए गए, अन्य जो त्यौहार आने वाले हैं, त्यौहारों के संबंध में निर्णय लिया, जैसे कि होली का एक महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है, तो आज जिला समिति में निर्णय लिया गया है कि होली सब लोग अपने घर पे ही मनाएंगे। सर नाइट कर्फ्यू को भी लेकर के कुछ बात सामने आई? नाइट कर्फ्यू तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन समिति में निर्णय ये हुआ है कि 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद रहें। तो शादियों को लेकर कुछ डिसीजन हुआ है? शादियों को लेकर के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो यही है कि यदि हॉल के अंदर शादी की जा रही है तो 50 से ज़्यादा लोग उसमें ना हो, और यदि बाहर शादी की जाती